कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या टॉपिक का नाम तो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब उस टॉपिक पे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे हम सीधा। हमने ये कहा ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस पे एक प्लैंक है, इस पे क्या है, ग्राउंड हमारा स्मूथ है, ग्राउंड हमारा स्मूथ है, उस पे हमारा एक प्लैंक है, प्लैंक का मास कैपिटल एम है, उस पे एक इंसान है, उस पे एक इंसान है, इंसान का मास स्मॉल एम है, एंड अभी बोथ आर एट रेस्ट। इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट। तो जो ये मैन है, ही स्टार्ट्स वॉकिंग, मैन स्टार्ट्स वॉकिंग एंड अटेन्स V1 towards right at some time. Man starts walking and attains V1 towards right at some time. Find velocity of Planck. Find velocity of Planck at that instant. At that instant. Or V1 is with respect to ground. V1 is with respect to ground. हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? अब पहले तो न्यूटन लॉ सोचते हैं। क्या सोचते हैं भाई? हमें तो कुछ आता ही नहीं, ये तो टॉपिक लिख दिया मैंने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टॉपिक तो पढ़ाया नहीं मैंने, तो हमारे पास हथियार तो क्या है, न्यूटन लॉज। तो न्यूटन लॉज के हिसाब से देखा जाए तो क्या कहेंगे, ये इंसान चलना चालू हुआ, इसके पैरों पे लगेगा फ्रिक्शन। कौन सा? हाँ, ये बीच में ऑब्वियसली रफ होगा, क्योंकि जब रफ होगा तभी चल पाएगा, अदरवाइज तो ये चल ही नहीं पाएगा, स्लाइड होके गिर जाएगा। हाँ या ना? और फ्रिक्शन लगेगा कौन सा? म्यू के नहीं लगता बेटा, एक्चुअली स्टैटिक लगता है। म्यू एस भी नहीं लगता, स्टैटिक लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा। ये इंसान का एफबीडी बनेगा। इंसान पे स्टैटिक लगता है। तुम खुद सोचो, ये जमीन है, ये जमीन है, और अभिवीर यहाँ पर खड़ा है, ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है, और इसने चलना चालू किया, इधर एक्सेलरेट करना चालू किया। वो पैरों से पीछे पुश करेगा, पैरों से पीछे की तरफ पुश करेगा, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। और कौन सा लगेगा? स्टैटिक लगेगा। तुम्हारे पैर स्लाइड थोड़ी कर गए भाई। दिस इज नॉट मतलब टॉम एंड जेरी थोड़ी चल रहा है कि पहले वो पैर घूमेंगे उसके और फिर वो मतलब अपने आप फिर जोर से भागेगा, ऐसे थोड़ी होता है। वो पीछे पुश करेगा, आगे फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक नहीं लगेगा, स्टैटिक ही लगेगा। अब बात समझ में आई या नहीं आई? व्हेन यू रन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स एंड इट एक्चुअली एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि वो क्या करेगा, वो वही तुम्हें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर सोचा जाए तो इसका मतलब नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल। अगर हाइपोथेटिकली सोचा जाए तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो गया, fs बाय m। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, μs mg बाय m, μsg। तो दैट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन एनी पर्सन कैन हैव, μsg। इसीलिए तो कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि सुपरमैन इज मतलब फिक्शियस, क्योंकि सुपरमैन की एक्सेलरेशन वुड बी लिमिटेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.8 है, तो उसकी एक्सेलरेशन कैन बी व्हाट 0.8 into 10, दैट्स गोइंग टू बी व्हाट 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो जितनी तेज एक्सेलरेट करवाते हैं उतनी तेज तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता, उसके उससे ज्यादा करेगा उसके पैर स्लाइड कर जाएंगे, उससे ज्यादा तेज करेगा तो उसके पैर स्लाइड कर जाएंगे। मतलब इसका मतलब 100 मीटर पर सेकंड वाला जो 100 मीटर वाला जो है 100 मीटर स्प्रिंट होती है, उसमें देयर इज अ थ्योरेटिकल पॉसिबल लिमिट, जिससे ज्यादा तेज तुम जा ही नहीं सकते। सर उसमें तो फ्रिक्शन भी बढ़ाते हैं ना, हाँ, स्पाइक्स पहन के, दैट्स इट। तो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। मान लो स्पाइक पहन वहन के सब कुछ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो 1 हो गया, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है।
तो उससे ज्यादा उसकी स्पीड मान लो, उसमें कितनी ही एनर्जी हो, कितनी तेज भाग सकता है उसेन बोल्ट भी, तो उसके बाद भी एक कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल लिमिट आ जाएगी, इससे ज्यादा वो एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ये तो स्टोरी थी, ये तो स्टोरी थी। तो यहां पे समझ में आया, इस पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो इस पे लगेगा एक्सेलरेशन a1 हो जाएगा fs बाय स्मॉल m। अब नीचे वाले प्लैंक को देखते हैं, नीचे वाले प्लैंक के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो रहा होगा, मेरे ख्याल से इधर लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल 1। अब एक और चीज बोली थी मैंने ग्राउंड को स्मूथ बोल दिया, तो ग्राउंड को स्मूथ बोल दिया, नीचे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्योंकि ये कितना हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, एक्शन रिएक्शन से ये वैल्यू तो सेम हो गई, लेकिन मास तो कैपिटल एम का रखूंगा। अब इसने कहा कि ये रेस्ट से चालू हुए, तो एक इधर इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, थोड़ी देर बाद इंसान की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई v1, उस इंस्टेंट पे प्लैंक की वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई v2। मैंने कहा ये हो गया टाइम t पे, ये हो गया टाइम t पे। मैं मान लो इस इंस्टेंट पे शुरू से यहां तक 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाऊं, इंसान पे भी और प्लैंक पे भी, तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या कहेंगी, v1 इक्वल टू 0 प्लस fs बाय स्मॉल mt, एंड कैन आई से v2 इज इक्वल टू 0 प्लस fs बाय कैपिटल mt। fst सेम हो गया, तो हम ये कह सकते हैं mv1 is mv2 and I can say v2 is mv1 by capital M. This question is over. This question is over. मान लो कोई कहे हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है, हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मान लो मैंने 3 पार्टिकल ले लिए, और 3 पार्टिकल में मैंने कहा भाई लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, कैन आई से लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज, लीनियर मोमेंटम क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी, तो दैट इज m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, 3 की जगह 10 भी होते तो ऐसे कर दो। फिर मैं कह सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो इसको dp बाई dt, तो ये हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2, ऐसे कर दो। अब सोचा कि ये मास m1 था, ये m1 a1 क्या हो जाएगा, m1 a1 हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन m1, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन m1, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन m2 एंड गोज ऑन। क्या मैं ये कह सकता हूं सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन m1 क्या हो जाएगा, मैंने कहा भाई ये मास m1 था, इस पे हो सकता है कुछ फोर्स तो इसने लगाई हो, कुछ फोर्स हो सकता है इसने लगाई हो, और कुछ फोर्स हो सकता है बाहर से कुछ लगी हो, कुछ फोर्स हो सकता है बाहर से कुछ लगी हो। क्या मैं ये कह सकता हूं जो ये चीजें हैं ये बेसिकली इन चारों वेक्टर्स का वेक्टर सम है। ऐसे ही m2 पे सोचते हैं, मैंने कहा कुछ फोर्स इसने लगाई, m1 पे m2 ने लगाई थी, तो m2 पे m1 भी लगाएगा, मान लो ये m3 को भी m2 पे लगा रहा है, और कुछ बाहर से भी फोर्स लग रही है, तो क्या मैं कह सकता हूं 3 वेक्टर्स का वेक्टर सम हो जाएगा। ऐसे ही इसके ऊपर कुछ फोर्स m1 लगा रहा है, कुछ फोर्स m2 लगा रहा है, और मान लो कुछ बाहर से भी लग रही है, तो ये तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये क्वांटिटी तो ब्लू वाले वेक्टर्स का सम हो गया, ये वाली क्वांटिटी रेड वाले वेक्टर्स का सम हो गया, तीसरे वाली क्वांटिटी इन ग्रीन वाले वेक्टर्स का सम हो गया। एम आई राइट? क्या मैं कह सकता हूं ये टेक्निकली आरएचएस में क्या बना, सम ऑफ ऑल फोर्स वेक्टर्स, सम ऑफ ऑल फोर्स वेक्टर्स। अब मैं ये कह सकता हूं सम ऑफ ऑल 4 वेक्टर्स को बोल सकते हो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल में तोड़ने का क्या फायदा हुआ,
हमने ये कहा कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ कहता था फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब इधर देखो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है, तो अगर हम देखा जाए तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा पूरी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का वेक्टर सम, इस वेक्टर और इस वेक्टर का वेक्टर सम, इस वेक्टर और इस वेक्टर का वेक्टर सम। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया या एक फंडा बन गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इधर देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। अब मैंने कहा ये तो वेक्टर इक्वेशन है, ये तो वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन को हम दो पार्ट्स में तोड़ा जा सकता है, एक्स एक्सिस में अलग और वाई एक्सिस में अलग, एक्स एक्सिस में अलग और वाई एक्सिस में अलग। एक्स एक्सिस में क्या कह दूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम का एक्स कंपोनेंट इज सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट। ऐसे ही वाई में बोल दो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम का वाई कंपोनेंट इज सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस का वाई कंपोनेंट। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? उसके बाद मैंने कहा मान लो किसी सिचुएशन में सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन सिस्टम का एक्स कंपोनेंट जीरो है, मान लो इफ। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम पे देखूं तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगा, सिस्टम पे देखूं तो एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब मोमेंटम का चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम का चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स एक्सिस का चेंज इज जीरो। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, हाँ या ना? इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स एक्सिस इनिशियल इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स एक्सिस फाइनल। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स एक्सिस इनिशियल इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन एक्स एक्सिस फाइनल। ये फंडा है। गाइस, क्वेश्चन है, जो अभी क्वेश्चन मैंने कराया इसी को देखो। ये क्वेश्चन था, इनिशियली ये दोनों क्या थे, रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे था। जब ये चलना चालू हुआ तो इस पे लगा स्टैटिक फ्रिक्शन इधर, इस पे लगा स्मॉल mg इधर एंड इस पे लगा नॉर्मल इधर, और जो ये प्लैंक है इस पे लगा स्टैटिक फ्रिक्शन इधर, नॉर्मल लगा इधर, कैपिटल mg लगा इधर और नॉर्मल 1 लगा इधर। और दोनों की एक्सेलरेशंस अलग अलग हैं, दोनों की एक्सेलरेशंस अलग अलग हैं। और हमने कहा था ऐसे में कभी सिस्टम नहीं मानते। हमने न्यूटन लॉज में क्या पढ़ा था, सिस्टम कब मानते थे, सॉल्व करने के लिए, जब ए सेम होती थी। अब वर्क एनर्जी में नया फंडा सिखा हमने, सिस्टम कभी भी मान सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि सिस्टम कभी भी मान सकते हैं। सिस्टम मैंने मान लेता हूं, सिस्टम मानूंगा तो क्या होगा, आई विल ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिस्टम। तो मैं कहूंगा इस पे लगेगा सिर्फ mg, इस पे लगेगा सिर्फ mg और इस पे लगेगा नॉर्मल 1। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिस्टम क्या कहेगा कि एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स एक्सिस ऑन सिस्टम इज जीरो। भाई जो बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इंटरनल फोर्स हो गया, वैसे तो बीच का नॉर्मल भी इंटरनल फोर्स हो गया। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो क्या लग रही, ग्रेविटी वाला और नीचे वाला नॉर्मल। अब जमीन स्मूथ होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जमीन स्मूथ है तभी मैं ये बोल सकता हूं कि अच्छा इस पे तो कोई एक्स एक्सिस में फोर्स लग ही नहीं रहा। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम एक्स एक्सिस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं कांस्टेंट होगा। अब मैंने कहा इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम, बेटा ध्यान रखना सिस्टम वर्ड बार बार आ रहा है यहां पर, क्योंकि सिस्टम के एफबीडी में एक्स एक्सिस में जीरो है ना। अगर कोई कहे स्मॉल m का, मैंने कहा उस पर तो एक्स एक्सिस में लग रही है फोर्स स्टैटिक,
या कैपिटल एम के पे देखा जाए तो उस पर भी एक्स एक्सिस में लग रही है फोर्स स्टैटिक, तो उनका मोमेंटम तो चेंज होगा ना एक्स एक्सिस में, लेकिन सिस्टम पे हम कह रहे हैं एक्स एक्सिस में नहीं लग रही है, तो हम ये कहेंगे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज सिस्टम का फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। अब एक काम करो, अब इसमें क्या करो, बाद में ये चलने लग गया था, इसकी वेलोसिटी हो गई थी v1 और इसकी हो गई थी v2। इनिशियल मोमेंटम, ये मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो एक काम करो, ये एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m0 प्लस m0 इज mv1 प्लस m माइनस v2। एक लाइन में आंसर आ गया, v2 इज mv1 बाय m। अब इनिशियल मोमेंटम क्या था, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मास और उसका वेलोसिटी जीरो, मास और इसका वेलोसिटी जीरो, मास और इसका वेलोसिटी, और मास और इसका वेलोसिटी। बेटा ध्यान ये रखना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एक ही एक्सिस में अगर ले रहे हैं तो प्लस माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है। वो जीरो वाला फंडे का तो मतलब ये हो गया, मान लो ये प्लैंक होता और ये डब्बा, ये इंसान होता, ये दोनों ही कितने से जा रहे होते, इधर देखो बोर्ड की तरफ v0 से जा रहे होते, चले आ रहे थे, जमीन स्मूथ थी। अब चलते हुए पे इसने भागना चालू कर दिया, तो पता चला जी उसने भागना चालू किया, तेज किया तेज किया, तो वो तेज करेगा तो इस पे आगे स्टैटिक लगेगा, इस पे पीछे स्टैटिक लगेगा, ये फास्ट हो जाएगा, ये स्लो डाउन हो जाएगा। इसने कहा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, तो मैंने कहा इसकी वेलोसिटी सपोज v1 हो जाए, सो दैट प्लैंक उल्टा जाने लग गया v0 से। तुम कहोगे ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है भाई, वो तेज भाग रहा है, प्लैंक धीरे होता गया धीरे होता गया, फिर किसी इंस्टेंट पे प्लैंक की वेलोसिटी जीरो भी हो गई, वो भाग रहा होगा, फिर वो और तेज भागने की कोशिश करी होगी, तो पता चला प्लैंक उल्टा जाने लग गया और वो और तेज आगे जा रहा है, मतलब अज्यूमिंग कि प्लैंक इतना लंबा है कि प्लैंक से नीचे ना गिर जाए, तो हम कहेंगे ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो क्या लिखोगे, mv0 प्लस mv0 इज mv1 माइनस mv0। इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम, एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एक डायरेक्शन नेगेटिव ले लो, तो वो जीरो तो बस ये बताने के लिए था कि इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या दिया था, जीरो लिया था। दूसरी चीज, ये पूरी बकवास तभी कर सकते हो एज लॉन्ग एज द ग्राउंड इज स्मूथ, क्योंकि जब ग्राउंड स्मूथ होगा तभी तुम ये कह पाओगे एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इन एक्स एक्सिस इज जीरो, बीच का फ्रिक्शन कट जाएगा, वो इंटरनल हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? तुम कह रहे हो कि ये ग्राउंड स्मूथ होना जरूरी है, हाँ तभी तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो कर पा रहे हैं एक्स एक्सिस में। और जो तुम कह रहे हो वो भी बात वही है कि वो कहते हैं बोट है और बोट के ऊपर, तो बोट वाले में तुम ये मान रहे हो कि जो पानी और बोट के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, तो होता भी है, जब तुम आगे चलने लगते हो बोट पीछे भाग जाती है, तुम चलते हो आगे, ऐसा नहीं आगे नहीं चलते, लेकिन बोट भी पीछे जाती है, डिपेंडिंग ऑन की बोट कितनी भारी है। अगर वो ज्यादा भारी होगी तो वो धीरे जाएगी, तुम तेज जाओगे, और पता चला वो तुमसे हल्की है अगर बोट, तो पता चलेगा कि वो तेज चली जाएगी, तुम धीरे चले जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कनू 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 कायाकिंग करी है गाइस, ये समझ में आ गया ना? देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान वाले क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन जानते हो कैसे हैं, जो स्कूल में आते हैं कि ये बंदूक है, ये बंदूक है, इसका मास m था, इसका मास m था, अभी सब कुछ रेस्ट पे था, गोली चली, क्या चली भाई, गोली चली, और गोली की वेलोसिटी v1 हो गई, तो बंदूक की वेलोसिटी v2 हो गई, रिकॉइल वेलोसिटी, और मतलब हाथ तो था ही नहीं, क्योंकि हाथ हो जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी, हाथ हो गया तो एक्सटर्नल फोर्स हो गई। पता नहीं कैसे चलाई बंदूक, वो वहां पर लेके गया होगा, दूर से रस्सी लेके गया होगा और रस्सी से डंडे से टक मार दिया उस पे, क्या कर दिया, नहीं यार, फिर एक्सटर्नल फोर्स हो गई, हाँ कुछ बटन दबाया और गोली चल गई, तो गोली चल गई तो इस पे इधर फोर्स लगी होगी, इस पे इधर फोर्स लगी होगी, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लगी होगी, और अब कह देना mv1 माइनस mv2 इज जीरो।
ये v2 हो गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो जितनी गन हैवी होगी उतनी रिकॉइल वेलोसिटी कम होगी। समझ में आ रहा है? तभी कहते हैं मतलब हैवी पिस्टल यूज करो, हल्का यूज करोगे तो रिकॉइल ज्यादा आएगा। गॉट इट? अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं पिछले क्वेश्चन को। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, प्लैंक है, मास m है और ये स्मूथ है, ये स्मूथ है और ये स्मॉल m है और ये दोनों क्या हैं? रेस्ट पे। ये दोनों क्या हैं? रेस्ट पे। अब ये कह रहा है ही स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स राइट, ही स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स right and attains VR with respect to Planck at some instant, इसने मजे ले लिए। इसने किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक बता दी, ना कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये कह रहा है फाइंड, पहली चीज वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और दूसरा कह रहा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इनिशियली तो दोनों रेस्ट पे हैं, जब चलने चालू हुए तो जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी से देख लो कि स्टैटिक स्टैटिक लगा, एफ एक्सटर्नल सिस्टम पे एक्स एक्सिस में 0 है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम एक्स एक्सिस में कांस्टेंट है। हमने कहा किसी इंस्टेंट पे इस इंसान की वेलोसिटी राइट में है वीआर, उस इंस्टेंट पे मान लो प्लैंक की वेलोसिटी है v। अब रुको, हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किस फ्रेम में लगाना है? ग्राउंड से लगाना है ना, क्योंकि जो तुमने एफ एक्सटर्नल सिस्टम पे एक्स एक्सिस में 0 बोला, ये कौन से फ्रेम से एफबीडी बनाया है तुमने? ग्राउंड फ्रेम से तो बनाते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये बताओ इसकी वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे बनाऊं? क्या मैं ये कह सकता हूं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, VAB इज VA माइनस VB। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। अब मैं ये कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। इसको उधर ले गए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये क्वांटिटी तो हो गई इधर की तरफ VR और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इस इंस्टेंट पे तुमने क्या बोली है? इधर की तरफ V। तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई? VR माइनस V। ये समझ में आया कि नहीं आया? कि इस इंस्टेंट पे इंसान की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखोगे? VR माइनस V। ये सोच के लिखी गई है। ये कैसे लिखी गई है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, जो कि क्वेश्चन में गिवन है VR, और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक जो तुमने मान ली इस इंस्टेंट पे V, तो उन दोनों का वेक्टर सम कर दूंगा तो क्या निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ सिस्टम पे। इधर देखो बोर्ड की तरफ, क्या करूंगा? ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, ये डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। ये हो जाएगा m0 प्लस m0 इज m VR माइनस V प्लस m माइनस V। तो ये पूरा तो 0 हो गया, तो इससे हमारा V आ जाएगा mVR अपॉन m प्लस m, mVR अपॉन m प्लस m। ये क्या चीज है?
ये हो गई वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक और चीज भी पूछी है इसने कि भाई व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो गया हमारा वी आर माइनस वी, तो ये आ जाएगा वी आर माइनस एम वी आर अपॉन एम प्लस एम, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम वी आर अपॉन एम प्लस एम। हाँ जी, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। वी हैव अ क्वेश्चन, ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड स्मूथ है, ये ग्राउंड स्मूथ है, ये एम है, ये रेल रोड कार है, इसके लेफ्ट एंड पे एक बंदा बैठा है और राइट एंड पे एक बंदा बैठा है, हाँ या ना। अब इसने कहा ये जंप करता है किससे, पर्सन ऑफ द लेफ्ट जंप्स टू द लेफ्ट, दिस पहले लेफ्ट वाला जंप किया और किससे जंप किया, विद u, एंड u क्या है, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कार, स्टेट ऑफ कार, ये इंपॉर्टेंट था, बिफोर द जंप। इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। गाइस अभी तो ये कह रहा है कि ये सब चीजें रेस्ट पे हैं, अभी तो ये सब चीजें रेस्ट पे हैं। लेफ्ट वाला जब जंप करेगा तो ऐसे एफ खाएगा, क्यों, इसने पीछे धक्का मारेगा ना पैरों से, तो इस पे इधर एफ लगेगा और पूरे सिस्टम पे इधर एफ लगेगा। उसके बाद ये पूरा राइट में चलने लगेगा, कितने से, v1 से, और ये कितने से जाएगा, u से। मैंने कहा u से नहीं जाएगा, u इज द रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, v1 के रेस्पेक्ट में होती तो क्या लिखता है, u माइनस v1, क्योंकि v1 उधर की तरफ है, तो मैं कहूंगा वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगी, u माइनस v1। लेकिन इस क्वेश्चन वाले ने कहा है कि u है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कार बिफोर द जंप। अब बिफोर द जंप तो क्या है, रेस्ट पे, तो ये u किसके रेस्पेक्ट में है, रेस्ट के रेस्पेक्ट में है, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी कितनी हो गई, u ही हो गई। अब मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूं किस पे, सिस्टम पे, एक्स एक्सिस में। क्या कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, 0 इज इक्वल टू एम यू माइनस एम प्लस एम v1, तो v1 आ गया एम यू अपॉन एम प्लस एम, कितना आ गया, एम यू अपॉन एम प्लस एम। इसके बाद स्टोरी ये बनी, अगले जंप से पहले, गाइस बोर्ड की तरफ देखें, अगले जंप से पहले दोनों चल रहे हैं कितने से, v1 से। उसके बाद जब इसने जंप करने का प्रयास किया तो इसने आगे एफ डैश खाया और इस पे पीछे की तरफ एफ डैश लगाया होगा। उसके बाद मान लो प्लैंक की वेलोसिटी इधर की तरफ आ गई v2, और ये कितने से कूदता है, u से। u क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कार बिफोर द जंप, तो रुको रुको, ये आफ्टर द जंप है, ये बिफोर द जंप है, तो यहां पर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी तो हो गई u विद रिस्पेक्ट टू दिस v1, तो मैं कहूंगा नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी प्लस द वेलोसिटी ऑफ रेफरेंस फ्रेम। तो यहां पर u माइनस नहीं आएगा, प्लस v1 आएगा, u, क्योंकि v1 भी तो इधर ही था, इस v1 के रेस्पेक्ट में u से कूदा है। अब मैं इस सिचुएशन और इस सिचुएशन के बीच में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दूंगा सिस्टम पे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m प्लस m v1 इज माइनस m v2 प्लस m u प्लस v1। अब जरा देखो, mu इज m प्लस m v1, ये तो पूरा ही कट गया, तो इससे आ गया m v2 इज m v1, तो v2 इज m बाई कैपिटल M इंटू mu अपॉन m प्लस m। ये सबको समझ में आया या नहीं आया,
यहीं यहां पे कहीं अटक रहे हो तो आस्क मी राइट हियर राइट नाउ कि किस में दिक्कत आई। भाई अगर किसी को रिलेटिव वेलोसिटी के फंडे गोल हो रहे हैं सर वो तो दैट कांट बी हेल्प। काटा क्यों काटा? क्योंकि वैल्यू देखो ना क्या थी, एम यू इज एम प्लस एम बी वन। अब इधर भी एम यू आ रहा है, इधर एम प्लस एम बी वन आ रहा है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगा दोनों तरफ से। तो फिर बचेगा क्या, एम वी वन इज कैपिटल एम वी टू, तो स्मॉल एम वी वन इज एम वी टू। तो मैंने कहा वी वन की वैल्यू डाल दो तो वी टू आ जाएगा। वी टू आ गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक आफ्टर द सेकंड गाय हैज आल्सो जंप। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? श्योर? टफ था? सो देखो इम्प्लिस मतलब मैं एक चीज बिना लिटरली बताए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, आई एम फॉलोइंग सम स्टेप्स। ओके, आई एम सेइंग वेलोसिटी डायग्राम बनाओ बिफोर जो भी किया, फिर फोर्स डायग्राम बनाओ ड्यूरिंग धक्का वगैरह, उसमें सिस्टम का फोर्स डायग्राम बना के देखो किस एक्सिस में फोर्स नहीं लग रही, और उस एक्सिस में क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो। फिर वेलोसिटी डायग्राम बनाओ आफ्टर, और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व कर दो। तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स आई एम फॉलोइंग, देयर आर सर्टेन स्टेप्स आई एम फॉलोइंग इफ यू थिंक ओवर इट, कि देयर इज वेलोसिटी डायग्राम बिफोर, देयर इज फोर्स डायग्राम ड्यूरिंग, देयर इज वेलोसिटी डायग्राम आफ्टर। ठीक है, देयर इज सम स्टैंडर्ड वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। ओके, दूसरी चीज यहां पर यू दिया था रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कार, बिफोर की जगह आफ्टर कर दो, मतलब आंसर्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, आंसर्स विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। एंड ये एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नहीं है, इस पे कम से कम भी 10 क्वेश्चन तो मैंने देखे हैं। कैसे? ये दोनों क्या बैठे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। अभी 2 क्वेश्चन तो अभी हो गए कि एक लेफ्ट वाला यू से कूदा था, फिर आगे वाला राइट वाला यू से कूदा। यू था पहले वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कार बिफोर द जंप, अब यू हैव रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कार आफ्टर द जंप। उसमें पता चला जी दोनों लेफ्ट में बिठा दिए, फिर कहते दोनों एक साथ कूद गए, नहीं पहले एक कूदा फिर दूसरा कूदा, वो एक नया क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें भी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, बिफोर द जंप आफ्टर द जंप। तो मैं सारे क्वेश्चन थोड़ी करा सकता हूं, तरीका बता सकता हूं कि भाई कैसे सोचना है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइस, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे है, पहले लेफ्ट वाला कूदा, तो लेफ्ट वाला जब कूदा तो इसकी वेलोसिटी है u, और राइट वाला पूरे सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है v1, लेकिन ये u है विद रेस्पेक्ट टू नॉट रेस्ट, विद रेस्पेक्ट टू v1, तो इसकी हो जाएगी u माइनस v1। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो सिस्टम पे, तो ये डायरेक्शन ले लो पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ले लो नेगेटिव, तो इनिशियल हो गया 0, बाद में हो जाएगा माइनस m u माइनस v1 m प्लस m v1। ओके, दैट्स mu अपॉन m प्लस 2m is v1। Does that make sense? हाँ या ना? अब ये हो गया कि ये पूरा सिस्टम चल रहा है कितने से, v1 से। अब ये राइट वाला कूदा u से, और मान लो ये प्लैंक अब क्या जा रहा है, v2 से उल्टा जा रहा है, तो ये u है, ये v1 के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये u है विद रेस्पेक्ट टू आफ्टर द जंप v2 के रेस्पेक्ट में, तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी u माइनस v2। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहेगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम शुड बी फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m प्लस m v1 माइनस कैपिटल M v2 प्लस m u माइनस v2, ये बन जाएगा m प्लस m v2 इज mu माइनस m प्लस m v1 को लिख देना mu अपॉन m प्लस 2m। अब LCM ले लो, mu कॉमन ले लिया, m प्लस 2m माइनस m प्लस m,
m plus 2m minus m plus m. So this will become small m upon m plus 2m. So ये v2 आ जाएगा m square u upon m plus 2m into m plus m. डिफरेंट आंसर आया कि नहीं आया? डोंट वरी, अपने टाइम पे मैं बहुत पजल हो गया था इस चीज को लेके, क्योंकि जो ये आफ्टर द जंप वाला है, इरोडो ने सारे क्वेश्चन आफ्टर द जंप मान के करे हैं और एचसी वर्मा ने सारे क्वेश्चन बिफोर द जंप मान के करे हैं. अब एचसी वर्मा ने सारे क्वेश्चंस में एटलीस्ट लिखा है कि u इज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कार बिफोर द जंप, और इरोडो ने बाय डिफॉल्ट आफ्टर मान के कर दिए. तो पहले मैंने एचसी वर्मा के सॉल्व करे, सारे सही हो गए. उसके करने लगा, सारे गलत हो गए लाइन से. मैंने कहा हो क्या गया भाई? क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखो. क्वेश्चन कह रहा है कि एक गन है और ये स्मूथ ग्राउंड पे है. किस पे है? स्मूथ ग्राउंड पे है. ये होना बहुत जरूरी था, स्मूथ ग्राउंड पे. गन इज ऑन स्मूथ ग्राउंड और इसका मास कितना है? 50 m और इसकी वेलोसिटी कितनी है? 200 मीटर पर सेकंड से फायर किया है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कार बिफोर फायरिंग. अब एक गोला जब फायर किया तो हमने कहा कि इस पे फोर्स लगेगा ऐसे और इस पे फोर्स लगेगा ऐसे, सिस्टम पे फोर्स लगेगा नहीं. उसके बाद ये गोला जाएगा कितने से? 200 से, और ये जो 49 m है ये चला गया v1 से, और जो ये 200 है ये विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट है. ये जो 200 है ये विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट है. तो हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं सिस्टम पे. क्यों? क्योंकि F एक्सटर्नल सिस्टम पे एक्स एक्सिस में 0 है. हाँ या ना? तो हम ये कहेंगे इनिशियल हो गया 0, फाइनल हो गया -49 m v1 प्लस m 200. तो v1 तो हो गया 200 बाय 49. अब सेकंड के फायर करने से पहले इनिशियल डायग्राम बनाओ. तो 49 m जा रहा है कितने से? v1 से, और उसके बाद फायर किया तो ये m जाएगा 200 से और ये जाएगा v2 से. अब सोचा ये 200 है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कार आफ्टर द फायरिंग या बिफोर द फायरिंग? बिफोर. तो ये हो गया 200 माइनस v1. अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दो बिफोर एंड आफ्टर के बीच में. अब एक काम करते हैं, लेफ्ट वाली डायरेक्शन ही पॉजिटिव ले लेते हैं, अच्छा लगेगा शायद. तो लिख दूंगा 49 m v1 इज 48 m v2 माइनस m 200 माइनस v1. v1, अच्छा 49 v1 तो 200 ही है. दिस इज 200 इज 48 v2 माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 200 बाय 49. ये हो गया हमारा 200 इंटू 2 माइनस 200 बाय 49. कैलकुलेशन ही तो करिए. डिवाइडेड बाय 48 इज v2. तो ये कितना आ गया? 200 कॉमन ले लो. 49 टू जा 98 माइनस 1 इज, तो 200 इंटू 97 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाइड बाय 49. दैट्स इट. आंसर इज 200. ऐसे लिखा हुआ है 1/48 प्लस 1/49. आई थिंक यही आएगा. 49 प्लस 48 इज 97.
गाइस क्वेश्चन है ऐसे सिचुएशन है, ये मास है 2m, ये जा रहा है 2u से, ग्राउंड हमारा स्मूथ है। ये अगेन एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इस पे एक नहीं बनता, इस पे 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, डायरेक्शन अलग अलग कर देंगे। मैं तो एक कराऊंगा। ये स्प्रिंग है, ये m है, ये जा रहा है u से, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L0 है, ग्राउंड स्मूथ है। अब तुम सोचो क्या होगा, पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, 2u है, आगे वाले की कम है। पीछे वाला तेज आ रहा है, आगे वाला धीरे जा रहा है। पीछे वाला आगे वाले पे आके टच करेगा, स्प्रिंग पे टच करेगा तो स्प्रिंग तभी भी इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। तो ये इसके पास आने की कोशिश करेगा, दोनों जा आगे रहे हैं लेकिन पीछे वाला तेज आ रहा है, स्प्रिंग को दबाने लगेगा। स्प्रिंग को दबाने लगेगा तो पीछे वाले पे पीछे फोर्स लगेगा, आगे वाले पे आगे फोर्स लगेगा। आगे वाले की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी u से, पीछे वाले की घटने लगेगी 2u से। जब तक पीछे वाले की आगे वाले से ज्यादा रहेगी तब तक वो पास आता रहेगा और स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन बढ़ती जाएगी। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो वो पूछते हैं वेलोसिटी एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, एक तो पूछते हैं वेलोसिटी एट मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, एक पूछते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग फ्रॉम नेचुरल लेंथ, और तीसरा पूछते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी। तुम्हें सोचना है तीनों में सिचुएशन क्या होने वाली है। सिचुएशन मैं बताता हूं, जब पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, कितनी है 2u, और ये स्प्रिंग से टच होने लगा और इसकी है u। अब ये पीछे वाले की वेलोसिटी 2u से घटने लगेगी और ये स्प्रिंग दबने लगेगा और इसकी u से बढ़ने लगेगी। और ये मान लो कंप्रेशन कुछ आ चुकी है, ये था L0, ये हो गया L0 माइनस x, तो इधर लगेगा kx और इस पे लगेगा kx। ये लौंडा एक्सेलरेट हो रहा है, ये रिटार्ड हो रहा है, इसकी एक्सेलरेशन हो गई kx बाय m, इसकी हो गई kx बाय 2m। फोर्स सेम है, एक्सेलरेशन अलग अलग है और एक्सेलरेशन वेरिएबल भी है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ x चेंज होता जाएगा। अब तुम्हें सोचना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगी। मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगी जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ये तुम कैसे सोचोगे कि सेम होने पे मैक्सिमम होगी? मैंने कहा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पीछे वाले की घट घट के v हो गई और आगे वाले की बढ़ बढ़ के v हो गई। अब इस इंस्टेंट पे भी तो फोर्स लग रही है, इस इंस्टेंट पे भी तो फोर्स लग रही है, हाँ या ना? इसका मतलब ये अभी और एक्सेलरेट करेगा, ये अभी और रिटार्ड करेगा। ऐसे सोचो ना कि दोनों की वेलोसिटी मान लो किसी इंस्टेंट पे 10 है, तो उसके जस्ट बाद इसकी 10.1 हो जाएगी, इसकी 9.9 हो जाएगी, तो बीच का सेपरेशन अब बढ़ने लगेगा। इससे जस्ट पहले इसकी 10.1 रही होगी, इसकी 9.9 रही होगी। तो जब तक पीछे वाले की आगे वाले से ज्यादा है, पीछे वाला आगे वाले के पास आ रहा है। जिस इंस्टेंट पे दोनों की सेम है, उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम है, उसके जस्ट बाद आगे वाले की ज्यादा हो जाएगी, पीछे वाले की कम हो जाएगी। तो इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन की वैल्यू कम होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि बीच का सेपरेशन बढ़ने लगेगा।
इसका मतलब इसके अभी भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट भी आ जाएगा कि जब स्प्रिंग दोबारा से नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, और ये हो भी सकता है कि उल्टा जा रहा हो। ये थर्ड सिचुएशन है एंड ये फर्स्ट एंड सेकंड सिचुएशन है। नहीं समझे भाई? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच? फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? जब स्प्रिंग से कांटेक्ट छूट जाए, और जब स्प्रिंग से कांटेक्ट छूट जाएगा तो वेलोसिटीज कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि फोर्स लगनी बंद हो गई। ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई पीछे वाला तेज आया, आगे वाला धीरे जा रहा था, स्प्रिंग दबा 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 दबा, फिर एक पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। अब ये और तेज होता गया, फिर स्प्रिंग ये हो सकता है वापस भी आने लगे, या हो सकता है सेम ही डायरेक्शन में जाने लगे, लेकिन ये तेज हो जाए और ये धीरे हो जाए, और फिर स्प्रिंग छूट गया कांटेक्ट। तो जब कांटेक्ट ही छूट गया तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, तो फिर हम कहेंगे वेलोसिटीज विल बिकम कांस्टेंट। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी में ये कहोगे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे दोबारा आ चुका, और हम कहेंगे वेलोसिटी एट मैक्सिमम कंप्रेशन में क्या हो जाएगी? v सेम। ये बात समझ में आई या नहीं आई? देखो v1 लेफ्ट साइड हो, भाई v1 जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड ही हो, हमने मान लिया लेफ्ट साइड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों फाइनली सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हो, ये तेज जा रहा हो, ये धीरे जा रहा हो। ऐसा सोचो ना कि भाई मान लो ये भारी मास होता, ये पीछे से आके मारता स्प्रिंग पे, ये वाला मास, तो ये हल्का मास है मान लो, तो ऐसा हो सकता है कि ये वापस ही चला जाए और ये उधर जा रहा हो। फाइनली फील आई या नहीं आई इस चीज की? तो मतलब तुम तो कुछ नहीं कहोगे, तुम तो ऐसे v1 को इधर मान लिया, उस v2 को उधर मान लिया फाइनली, और सॉल्व करो। अब v1 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो इस डायरेक्शन में ही है, और अगर नेगेटिव आ गई तो उधर की तरफ रही होगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मैं तो बस सिचुएशन समझा रहा था कि भाई देखो ऐसा है, हमें मान लो मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा जाए, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कब होएगी? जब वेलोसिटी सेम होएगी, और वहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू भी पूछी है। तो मैं क्या करूं? रुक के ये वाली सिचुएशन है जब कंप्रेशन इज मैक्सिमम, तो मुझे इस सिचुएशन के बीच में, ए सिचुएशन से बी सिचुएशन के बीच में सोचना है। गाइस ए टू बी सोचो जरा, ए टू बी में क्या होगा? मैंने कहा भैया इसके और इसके बीच में दौरान स्प्रिंग फोर्स इस पे पीछे लगेगी, इस पे आगे लगेगी। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स होगी, लेकिन सिस्टम देखा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस में नहीं लगेगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगी। तो आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम इन एक्स एक्सिस। तो मैं कह दूंगा इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? 2m 2u प्लस mu इज 2mv प्लस mv। v आ गया 5u/3। लो हो गया। ये तो मैंने निकाल दिया मैक्सिमम कंप्रेशन पे दोनों की वेलोसिटी। क्या किया मैंने कहा 2m 2u प्लस mu इज 2mv प्लस mv। ये मैंने पहले से सोच लिया यार, जब v सेम होगा तब कंप्रेशन वुड बी मैक्सिमम। गॉट इट और नॉट? इससे मैंने v निकाल लिया, कितना आ रहा है? 5u/3। फिर मैंने लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहां से कहां तक? ए से बी तक। अब कैसे लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तुम कहोगे 2m की वेलोसिटी कम हुई तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m इज गेन इन स्प्रिंग की एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m। तो हम ये कहेंगे लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। क्या लिख दोगे? हाफ 2m 2u का स्क्वायर माइनस हाफ 2m 5u/3 का स्क्वायर इज गेन
इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन मींस फाइनल माइनस इनिशियल। इससे क्या निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, एक्स मैक्सिमम कंप्रेशन निकल जाएगी इससे। समझ में आया क्या किया मैंने? फिर बता देता हूं। मैंने कहा 2m की काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2m दैट इज हाफ 2m 2u स्क्वायर माइनस हाफ 2m, v कितना आ रहा था 5u/3, और ये भी कितना आ रहा था 5u/3, हाँ या ना? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस इज गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m। गेन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया हाफ m 5u/3 का स्क्वायर माइनस हाफ m u का स्क्वायर। हालांकि यहां पर पहली बार ऐसा है जहां पर बेटर होगा कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफरेंट तरीके से लगाएं। कैसे? मैंने पहले कभी नहीं लगाया, ऐसे कर सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे भी कुछ लोग लगाते हैं। मैंने तो कैसे लगाया था, लॉसेस इज इक्वल टू गेन्स। मैंने कहा था भाई लॉस इन काइनेटिक इज गेन इन इलास्टिक प्लस गेन इन काइनेटिक। यहां पे क्या कहते हो, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। इनिशियल पोटेंशियल कितना हो गया 0, क्योंकि स्प्रिंग में कोई एनर्जी है ही नहीं। इनिशियल काइनेटिक कितना हो गया डायरेक्टली हाफ 2m 2u स्क्वायर प्लस हाफ m u स्क्वायर। सही है कि नहीं है? फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा हाफ के x मैक्सिमम का स्क्वायर, हाँ या ना? और फाइनल काइनेटिक को डायरेक्टली लिख दूं हाफ 2m 5u/3 स्क्वायर प्लस m 5u/3 स्क्वायर। तो क्या कह दूं, हाफ 3m 5u/3 का स्क्वायर। नहीं समझे? फाइनल काइनेटिक को ऐसे लिख दूं ना, हाफ 3m 5u/3 का स्क्वायर। नाउ इज दिस इक्वेशन एग्जैक्टली सेम एज दिस रेड वाली इक्वेशन जो ऊपर लिखी है? Yes, sir. हाँ देख लो, क्योंकि ये क्वांटिटी प्लस ये क्वांटिटी इज इक्वल टू ये क्वांटिटी, इसको उधर ले गया तो हाफ 3m 5u/3 का स्क्वायर। इससे क्या निकाल लोगे, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। इससे क्या निकाल लोगे, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। अभी भी कौन से पार्ट हुए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। कौन से दो पार्ट हुए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट अभी भी बाकी है। जो मैंने वेलोसिटी निकाली, सेम वेलोसिटी मानी, उस इंस्टेंट पे तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग वाज मैक्सिमम, और उस इंस्टेंट तक मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के क्या निकाल लिया, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। उसके बाद मैंने कहा स्प्रिंग का कंप्रेशन कम होना चालू हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज नाउ, हाँ या ना? तो ये v1 एंड v2 वुड बी योर फाइनल वेलोसिटीज। अब मैं ये कह सकता हूं इनिशियल से यहां तक देखा जाए तो थ्रू आउट यहां से यहां तक f एक्सटर्नल सिस्टम पे 0 होगा x एक्सिस में। तुम कहोगे वाई थ्रू आउट? मैंने कहा हाँ, थ्रू आउट का मतलब ये है कि स्प्रिंग फोर्स लगा, पहले स्प्रिंग ये तेज आया, स्प्रिंग फोर्स बड़ा, जब मैक्सिमम कंप्रेशन था स्प्रिंग फोर्स वाज मैक्सिमम, देयर एक्सेलरेशंस वर मैक्सिमम। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स कम होने लग गया, लेकिन है तो अभी भी इंटरनल ही, फिर कांटेक्ट छोड़ दिया, तो थ्रू आउट द मोशन एक्सटर्नल फोर्स वाज 0। तो आई विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश। आई कैन सिंपली से 5mu is minus 2m v1 plus m v2। ये तो एक इक्वेशन आ गई, कहां से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हाँ, ये मत कहो कि हाँ ये कह सकते हैं कि ये भी 0 और ये भी 0। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, हाफ
2m 2u का स्क्वायर प्लस हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ 2m v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v2 का स्क्वायर, हाफ 2m 2u स्क्वायर प्लस हाफ m u स्क्वायर इज हाफ 2m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। सॉल्व करना हेडेक वाला काम है, क्यों? एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है। क्या करें यार? हाफ एम काट दो, हाफ एम काट दो। ये कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, ये हो जाएगा 9 u स्क्वायर इज 2v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब एक काम करो, v2 को लिख दो 5u प्लस 2v1, इसको लिख दो 2v1 स्क्वायर प्लस 5u प्लस 2v1 का स्क्वायर इज 9u स्क्वायर। हाँ जी, कितना आएगा? 2 2 जा 4 प्लस 2 6v1 स्क्वायर प्लस 5 या 10 10 टू 20 20u v1 25 माइनस 9 इज 16u स्क्वायर इज 0। ये आ जाएगा 3v1 स्क्वायर प्लस 10u v1 प्लस 8u स्क्वायर, 3 8 जा 24 4 6 जा 24 3v1 स्क्वायर प्लस 6u v1 प्लस 4u v1 प्लस 8u स्क्वायर। इससे आ जाएगा यार, दो दो रूट आ गए 3v1 प्लस 4u एंड v1 प्लस 2u। v1 की एक वैल्यू तो आ रही है -4u/3, सोच के बोल रहा हूं, और दूसरी v1 की वैल्यू आ रही है -2u। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो v2 की भी दो वैल्यू आ जाएंगी। v2 की कितनी आ रही है? इससे ये आ रही है 5u प्लस 2 -4u/3, 5 3 15 माइनस 8 दैट इज 7u/3। और इससे v2 की वैल्यू आ रही है 5u माइनस प्लस 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 2 इंटू -2u दैट इज u। अब जरा सोच के देखना, सोच के क्या क्या इस वाले सेट से क्या हुआ, इस सेट से मतलब क्या हुआ? एक सेट तो ये हुआ आंसर का, इसमें आ रहा है v1 की वैल्यू, v1 इसका था -4u/3, इसका मतलब ये तो जा रहा है इधर की तरफ 4u, नेगेटिव आया है ना, और ये जा रहा है 7u/3 से। और इसमें क्या आया? v1 आ रहा है -2u, तो इधर नहीं जा रहा, इधर जा रहा है 2u से, और v2 जा रहा है u से। तो या तो फाइनल सिचुएशन ये है या फाइनल सिचुएशन ये है। अब तुम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो यू कैन रियलाइज कि ये नहीं है। तुम्हें पता है ये तो इनिशियल सिचुएशन ही आ गई, फाइनल सिचुएशन ये है, और दिखाई भी दे रहा है, देखिए इसकी ज्यादा है, इसकी कम है, ये अवे अवे जाते जा रहे हैं अब। और मैंने गलत माना था डायरेक्शन, डायरेक्शन इधर की तरफ ही थी। तुम कहोगे ये इक्वेशन क्यों आई, ये रूट क्यों आया? इसे बोल देते हैं ट्रिवियल रूट। क्या बोल देते हैं? ट्रिवियल रूट। ये ट्रिवियल रूट आएगा, बताए क्यों आएगा? तुमने इक्वेशन सब इधर बोर्ड की तरफ देखो, जरा अपना कॉमन सेंस लगाते हैं। ट्रिवियल रूट आएगा, क्यों आएगा? तुमने इक्वेशन क्या लिख रहे हो? m1u1 प्लस m2u2 इज m1v1 इधर की तरफ मानता तो प्लस m2v2। दूसरी इक्वेशन क्या लिख रहे हो?
हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अबे v1 को u1 डाल दे और v2 को u2 डाल दे, तो जो इनिशियल कंडीशन है वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगी। तुमने अल्टीमेटली v1 को इधर ना मान के इधर मान लेता तो इक्वेशन क्या बन रही थी, यही तो बन रही थी m1 u1 प्लस m2 u2 इज m1 v1 प्लस m2 v2, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कह रहा था, इनिशियल काइनेटिक टोटल ऑफ सिस्टम इज फाइनल काइनेटिक ऑफ सिस्टम। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो v1 इज u1 v2 इज u2। लेकिन मैंने कहा वो तो इनिशियल कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा इस इक्वेशन को दोनों को, बट दोज रूट्स यू नीड टू इग्नोर। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये वाला सेट ऑफ रूट्स तो हटाना ही था, उसके अलावा जो आंसर आया था दैट इज द करेक्ट रूट्स। समझ में आया कि नहीं आया?